हेलो एवरीवन, आज हम लोग ब्लड देखेंगे। हमने पिछले लेसन में देखा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के दरमियान के किस तरह से हार्ट पंप करता है ब्लड को, और आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से ये पूरे शरीर में आर्टरीज से जाती हैं, वेन्स से वापस आती हैं। इस आने जाने के दरमियान ये करती क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। तो आज हम लोग इस ब्लड का स्ट्रक्चर देखेंगे। ब्लड का स्ट्रक्चर, ब्लड को अगर हम देखें तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो जो इसका फ्लूइड पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी जो इसका मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। और जो इसमें कर्पस्कुलर पार्ट है उसको कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आपने सुन रखा होगा, प्लेटलेट्स, ये सब क्या हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। आइए पहले प्लाज्मा देखते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन होती है। ये पूरे ब्लड का 55 से 60% तक होती है। और इसमें अगर कंपोजिशन हम देखें तो 90 से 92% तक तो इसमें सिर्फ पानी होता है, वाटर होता है। मिनरल सॉल्ट्स इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड्स आदि पाए जाते हैं। और बफर ऑफ ब्लड अगर हम देखें तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और भी इसमें न्यूट्रिएंट्स, कई सारे न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल, फैट्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स प्लाज्मा में बिखरे रहते हैं। कुछ ख़ास प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं इसमें, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजेन। इनको कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, जो हम लोग बाद में देखेंगे। अब इम्यूनोग्लोबिन जो कि एंटीबॉडीज़ के रूप में काम करता है, थ्रोम्बिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। इस तरह से इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। इसमें डिफेंस कंपाउंड्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जो कि एंटीबॉडीज़ के रूप में काम करता है। और ये क्या करते हैं, और दूसरे भी होते हैं जैसे कि पॉलीसेक्राइड्स, लाइसोसाइन, और जो कि एक पॉलीसेक्राइड्स है, और प्रोपर्डीन। प्रोपर्डीन एक लार्ज प्रोटीन होता है जो कि डिफेंस कॉम्प्लेक्स का काम करता है, डिफेंस कंपाउंड है ये क्या करते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे जो टॉक्सिक पदार्थ आ जाते हैं, ब्लड में इंटर कर जाते हैं, तो उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसको कहते हैं डिफेंस कंपाउंड्स। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन भी इसमें आएगा जो कि एंटीबॉडीज़ के रूप में काम करता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन है या क्रिएटिनिन है, ये सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी आपको प्लाज्मा में मिलेंगे। कुछ डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं। वैसे तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन कुछ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी होता है प्लाज्मा में। कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व्ड होती है, नाइट्रोजन भी डिजॉल्व्ड अवस्था में पाई जाती है प्लाज्मा में। उसके बाद कुछ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब हुआ कि वह पदार्थ जो कोगुलेशन को रोकता हो। जैसे कोगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ब्लड का, कि कहीं इंजरी हो जाती है, ब्लड गिरने लगता है, तो वह स्वतः कोगुलेट कर जाता है, थक्का जम जाता है उसका। तो ये ब्लड का थक्का ब्लड वेसल्स के अंदर न जम जाए, इसके लिए एक पदार्थ होता है जिसको हिपेरिन कहते हैं। हिपेरिन एक कंजुगेटेड पॉलीसेक्राइड है जो कोगुलेशन को रोकता है, ताकि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का थक्का न जम जाए। इसके अलावा हार्मोन्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकलते हैं, वो अभी ब्लड प्लाज्मा में आपको मिलेंगे। कुछ विटामिन्स और एंजाइम्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ये प्लाज्मा कौन कौन से काम करती है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है ये, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
या ऑब्जॉर्ब्ड फूड जो है उसका, या हार्मोन्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, और ब्लड के फ्लूइड को ये रिटेन करता है। ठीक है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। ब्लड का पीएच एक निश्चित होना चाहिए, तो उसको प्लाज्मा मेंटेन करती है। बॉडी इम्यूनिटी को, बॉडी के इम्यून सिस्टम में ये पार्टिसिपेट करती है प्लाज्मा। उसके अलावा ब्लड लॉस, अभी हमने जैसा कि बताया कि कोगुलेशन के द्वारा ये ब्लड के लॉस को रोकती है। कहीं इंजरी हो जाए तो वहाँ पर ब्लड लॉस को ये रोकने के लिए कोगुलेशन में हेल्प करती है। उसके बाद हीट का कंडक्शन करती है, पूरे बॉडी में हीट को कंडक्ट करती है। इससे क्या होता है कि यूनिफॉर्म पूरे बॉडी को यूनिफॉर्म हीट मिले, तो ये हीट का डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करती है कि पूरे बॉडी में हीट एक जैसा हो। तो ये कैसे होगा कि ये प्लाज्मा करती है। उसके अलावा हीट को ये पहुंचाती है तो कंडक्ट करके, ताकि स्किन से वो डिसिपेट भी हो जाए। फालतू का जो हीट है बॉडी में वो स्किन के माध्यम से बाहर चला जाए, डिसिपेट हो जाए, ये काम भी करती है। और ऑल ओवर बॉडी में हीट के लेवल को भी ये मेंटेन करती है। तो ये ब्लड प्लाज्मा के बारे में और हम लोग डिटेल्स का भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि जो कार्पासल्स पाए जाते हैं ब्लड में। तो जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। फॉर्म्ड पार्टिकल्स को पहले 3 हिस्से में हम डिवाइड कर सकते हैं। इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड कार्पासल्स, रेड ब्लड सेल्स भी लोग कहते हैं, लेकिन बेहतर है रेड ब्लड कार्पासल्स कहना, क्योंकि ये सेल एक्चुअली तो है नहीं। इसमें ना न्यूक्लियस है और ना कोई सेल ऑर्गेनल्स है। इसमें कोई सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होता और न्यूक्लियस भी नहीं होता। मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कैमल्स में। कैमल एक मैमल ही है, लेकिन उसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। लेकिन ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका शेप इस तरह से सर्कुलर होता है, और साइड व्यू देखने पर ये बाइकॉनकेव होते हैं। बाइकॉनकेव होते हैं। बाइकॉनकेव होने से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाती है इनकी। ठीक है, साइज अगर हम देखें, इनका साइज जो है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, और 1 से 2 माइक्रोमीटर तक की इनकी मोटाई होती है। कलर जो होता है इरिथ्रोसाइट्स को, अगर हम एक सिंगल आरबीसी को देखें तो वो येलोइश दिखाई देगा, लेकिन जब बल्क में देखते हैं तो ये रेड दिखाई देता है। और ये रेडनेस का कारण आप जानते हैं, ऐसा क्यों दिखता है? ये हीमोग्लोबिन के चलते ऐसा दिखता है। आरबीसी की संख्या जो है, इरिथ्रोसाइट्स की संख्या पर क्यूबिक मिलीमीटर में जो इसकी संख्या होती है उसको कहते हैं टोटल काउंट ऑफ आरबीसी। मतलब नंबर मेन में ये 5 मिलियन होती है और वोमेन में 4.5 मिलियन की संख्या होती है। फीमेल्स में कम होने का कारण ये है कि मेंस्ट्रुएशन के दरमियान आरबीसी का लॉस होते रहता है, तो नॉर्मल रेंज उनका 4.5 मिलियन होता है, जबकि मेल में ये 5 मिलियन होता है। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है तो इसी स्थिति को अनेमिया कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति को हम अनेमिया कहते हैं। अब देखिए मसल्स एक्सरसाइज के दरमियान क्या होता है। मसल्स एक्सरसाइज के दरमियान अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और इस अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हमको अधिक क्या चाहिए?
आरबीसी चाहिए। या दूसरी बात, हाई एल्टीट्यूड्स पर, ऊंचाइयों पर जो लोग होते हैं तो वहाँ पर क्या है कि जो हवा होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो वहाँ पर भी दिक्कत होती है, पूरी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। तो वहाँ भी ज़रूरी है कि आरबीसी की मात्रा अधिक हो, हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक हो। कभी कभी आरबीसी की मात्रा एबनॉर्मल रूप से बढ़ जाती है, इसको कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया ऐसी स्थिति है जिसमें आरबीसी की मात्रा अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है। और दूसरी स्थिति होती है इरिथ्रोसाइटोपेनिया, जिसमें आरबीसी की संख्या बहुत ही घट जाती है, जिससे क्या होगा कि टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाता है। अब देखिए, जब ऑक्सीजन का शॉर्टेज होगा तो क्या होगा कि ये शॉर्टेज किडनी को स्टिमुलेट करता है, किडनी को स्टिमुलेट करेगा ये शॉर्टेज, ताकि वो एक हार्मोन सिक्रीट करे। इस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन किडनी से सिक्रीट होगा, जो क्या करेगा कि बोन मैरो को और अधिक आरबीसी बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। ठीक है, यह बोन मैरो को आरबीसी बनाने के लिए स्टिमुलेट करेगा। कौन? इरिथ्रोपोएटिन। और कहाँ से सिक्रीट होगा? किडनी से। किडनी से सिक्रीट होता है इरिथ्रोपोएटिन। ऑक्सीजन की शॉर्टेज की स्थिति में वो स्टिमुलेट होता है। चलिए, तो हमने ये देखा कि ये आरबीसी का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन के चलते है। हमने ये भी पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन से लंग्स में ऑक्सीजन ये करता है, कंबाइन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी के पूरे पार्ट में घूमता है। ये जो हीमोग्लोबिन है इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन होता है ग्लोबिन इसमें, और दूसरा होता है एक नॉन प्रोटीन आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, जो कि नॉन प्रोटीनेसस है, और एक प्रोटीन ग्रुप होता है ग्लोबिन। एक मॉलिक्यूल में, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 हेम होते हैं, जो कि ज्वाइंट होते हैं 4 ग्लोबिन से एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब देखिए, ये हीमोग्लोबिन जो है मैमल्स में तो आरबीसी में होता है, लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट्स में, जैसे एनिलिड्स में, कुछ एनिलिड्स में और मोलस्क्स में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर वो ब्लड प्लाज्मा में होता है। ठीक है, वो ब्लड प्लाज्मा में होता है, सेल्स के अंदर। आरबीसी जैसे मैमल्स में है कि आरबीसी के अंदर होता है, वैसा नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है। इसकी क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो 100 ml ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है मेल में, मेंस में, और वीमेन में ये 13 ग्राम होता है। और जैसा कि हमने पहले कहा, ऐसा कम क्यों होता है? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो आरबीसी का लॉस होता है उसके चलते फीमेल्स में कम होता है। इरिथ्रोपोएसिस का मतलब हुआ आरबीसी का बनना। देखिए, जो एम्ब्रियो के फर्स्ट स्टेज में फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह, एम्ब्रियो का जो पहला सप्ताह होता है उसमें ये न्यूक्लिएटेड आरबीसी बनते हैं। ठीक है, उसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी बनते हैं यॉर्क शाक से। यॉर्क शाक क्या है? जो कि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का एक हिस्सा है, तो वहाँ से आरबीसी बनते हैं। फिर कुछ सप्ताह के बाद ये लीवर और स्प्लीन से बनने लगते हैं, और जन्म के बाद, बर्थ, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तब ये जो रेड बोन मैरो होता है वहाँ पर ये बनने लगते हैं। और जहाँ पर कि हीमेटोब्लास्ट, रेड बोन मैरो का जो पार्ट होता है हीमेटोब्लास्ट, वहाँ से आरबीसी बनते हैं। अब देखिए, आरबीसी के बनने के लिए मतलब आयरन और प्रोटीन, आयरन और प्रोटीन ये तो नेसेसरी है ही, लेकिन B12 और फॉलिक एसिड ये उसके मैचुरेशन को स्टिमुलेट करते हैं।
तो इसलिए आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, इस सब की आवश्यकता है कि प्रॉपर रूप से आरबीसी बन सके। ठीक है, जो एक्सेस आरबीसी होता है वो चला जाता है स्प्लीन में और वहाँ से फिर लौटता नहीं है, इसलिए स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड, वो कब्र है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी जो होते हैं वो लगभग 120 दिनों तक जीवित रहते हैं और फंक्शन तो इनका यही है कि ये क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी करते हैं, इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पोटेशियम कार्बोनेट जो आरबीसी में होता है उससे कंबाइन करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाता है और इसमें एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम लगता है। ठीक है, ये CO2 जो है वो जो हीमोग्लोबिन का अमीनो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, उससे भी ये कंबाइन करता है। तो इस तरह से जो आरबीसी है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ल्यूकोसाइड्स, WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस सहित इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। चूँकि कलरलेस होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए ये कलरलेस होता है। नंबर की बात करें तो पर क्यूबिक मीटर ये 5000 से 10,000 तक इनकी संख्या होती है, जिसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहेंगे। ल्यूकोसाइट की संख्या में वृद्धि होने को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस और डिक्रीज होने को कहते हैं ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया मतलब नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स का कम होना और ल्यूकोसाइट्स के नंबर के बढ़ने को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, एसिस कहते हैं, मतलब ल्यूकोसाइट्स का शेप गोल या इर्रेगुलर होता है। ये एमीबॉयड मूवमेंट भी दिखाते हैं और ये कभी कभी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, आर्टेरियल जो कैपिलरीज होती हैं, वहाँ से बाहर निकल के ये चले जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं डाईपेडेसिस। ठीक है, डाईपेडेसिस का मतलब हुआ कि ब्लड कैपिलरीज से इनका बाहर निकल के चले जाना। इनकी साइज़ 12 से 20 माइक्रोमीटर तक होती है। ये आरबीसी की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं और इनमें जैसा कि हमने अभी बताया कि वो सेंट्रियोल्स, गोल्जी बॉडी और भी डिफरेंट ऑर्गेनल सेल के न्यूक्लियस, ये सारे के सारे इनमें पाए जाते हैं। ये देखिए, ये होते हैं दो तरह के, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। जैसा कि नाम से है कि इनके अंदर अगर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं तो उनको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, और अगर इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते तो उनको कहते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। अब ये जो एग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो होते हैं दो तरह के, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये एग्रेन्युलोसाइट्स हुए, मतलब कि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। इनका नामकरण किया गया है स्टेनिंग के आधार पर कि स्टेनिंग रिस्पॉन्स इनका जो होता है, स्टेनिंग प्रॉपर्टी जो होती है, उसके आधार पर इनका नामकरण किया गया है। जैसे इयोसिनोफिल वो कॉर्पस्कल्स जो इयोसिन यानी कि एसिडिक, इयोसिन एक एसिडिक स्टेन है तो उसको स्ट्रांगली स्टेन होता है उसमें, तो इयोसिनोफिल है। अब बेसोफिल्स जो बेसिक स्टेन में स्ट्रांगली स्टेन होता है, जैसे मिथिलीन ब्लू है तो उसको कहते हैं बेसोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स वैसे होते हैं जो क्या वीकली स्टेन होते हैं, नई स्टेन होते हैं, उनको कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो ये है हमारा
एक ग्रेन्यूलोसाइट्स और ग्रेन्यूलोसाइट्स। आइए इनको देख लेते हैं थोड़ा अलग अलग। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, ये इनमें राउंडेड होते हैं, लार्ज होते हैं, राउंडेड होते हैं, न्यूक्लियस इनमें होता है और ये नॉन फेगोसिटिक होते हैं। नॉन फेगोसिटिक का मतलब हुआ फेगोसाइटोसिस इनमें नहीं होती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब हुआ कि कोई बैक्टीरिया एक्सटर्नल पार्टिकल आ जाए तो उसको घेर के इनगल्फ कर लेना और उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये प्रोटीन, ये मतलब प्रॉपर्टी इनमें नहीं होती है। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और ये दो तरह के होते हैं, बी और टी। बी और टी, ये दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, जिसको डिटेल्स हम दूसरे क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स के, इनके न्यूक्लियस भी देखिए, न्यूक्लियस इनके सर्कुलर होते हैं, न्यूक्लियस गोल होता है। दूसरा है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है वो लार्जेस्ट होते हैं, मतलब कि जितना भी जो भी करपसल्स आप देख रहे हैं सबसे लार्जेस्ट होता है मोनोसाइट्स। और ये एमीबॉयड मूवमेंट करते हैं ये, और ये फेगोसिटिक होते हैं। जो मोनोसाइट्स होते हैं वो फेगोसिटिक हैं, मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह को इनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता इनमें होती है। ये 2 से 10% तक होते हैं पूरे ल्यूकोसाइट्स का, ये 2 से 10% तक होते हैं। ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियस है देखिए कैसा है, बीन शेपेड। इनका न्यूक्लियस बीन शेपेड होता है। इनका साइटोप्लाज्म जो है वो काफ़ी डेंस होता है, जबकि इनका साइटोप्लाज्म, ये जो लिम्फोसाइट्स का साइटोप्लाज्म जो होता है वो ज़्यादा डेंस नहीं होता है, लेकिन इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। ये 20 से 40% तक होते हैं लिम्फोसाइट्स, लेकिन मोनोसाइट्स जो हैं इनकी 2 से 10% तक ये होते हैं। ठीक है, तो ये हुए एक ग्रेन्यूलोसाइट्स। ठीक है, और जैसा कि हमने कहा कि ग्रेन्यूलोसाइट्स यानी कि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाती है। 3 तरह के हैं। अभी जैसा कि हमने बताया कि स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पर इनका नामकरण किया गया है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये देखिए, इनका जो इओसिनोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। इसमें 2 ये बनी होती हैं। ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी कोर्स होते हैं, रफ होते हैं, और ये भी मतलब फेगोसिटिक, इओसिनोफिल फेगोसिटिक नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं कि लाइसोसोमल एंजाइम सेक्रेट करते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम ये सीक्रेट करते हैं, जो अटैच हो जाते हैं किसी बैक्टीरिया वगैरह से, और लाइसोसोमल एंजाइम्स के चलते उसको डाइजेस्ट करते हैं। ये 1 से 6% तक इनकी मात्रा होती है। बेसोफिल जो है, बेसोफिल्स, ये इसका न्यूक्लियस 3 लोब्ड होता है। बेसोफिल का न्यूक्लियस 3 लोब्ड होता है, और इनके ग्रेन्यूल्स जैसा कि हमने पहले बताया, ये बेसिक स्टेन जैसे कि मिथिलीन ब्लू है उसमें ये रंग जाते हैं, स्टेन पकड़ लेते हैं। ये हिपेरिन यही सीक्रेट करते हैं। हिपेरिन जो हम पहले बता रहे थे, हिपेरिन क्या है कि ये एक नॉन कोगुलेटिंग एजेंट है जो कोगुलेशन को रोकता है। ब्लड वेसल्स के अंदर कोगुलेशन न हो पाए इसके लिए हिपेरिन होता है, और ये हिपेरिन बेसोफिल्स ही सेक्रेट करते हैं। इसके अलावा सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है, ये इनका भी सेक्रेशन इनके द्वारा किया जाता है। इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, 0 to 1% ये होते हैं।
उसके बाद है न्यूट्रोफिल्स। जैसा कि नाम से लग रहा है कि न्यूट्रोफिल्स ये किसी भी स्टेन के प्रति स्ट्रांगली स्टेन इनकी नहीं होती है, वो बहुत वीकली स्टेंड होते हैं, ये नहीं के बराबर होते हैं। ठीक है, इनका न्यूक्लियस देख लिए, ये मैनी लोब, बहुत सारे लोब से इनके पाए जाते हैं। इनके न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब्स पाए जाते हैं। कुछ फीमेल्स में, कुछ मैमेलियन फीमेल्स में क्या होता है कि कुछ फीमेल मैमल्स के न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनके न्यूक्लियस से एक अलग लोब अटैच्ड मिलता है, जिसको कहते हैं ड्रम स्टिक या बार बॉडी। बार बॉडी का मतलब हुआ, बार साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर दिया गया है कि बार बॉडी वो न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। ये एक्चुअली होता क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है, वही एक्स क्रोमोसोम इस पर आ जाता है, न्यूक्लियस से वो जुड़ जाता है, अलग से एक स्ट्रक्चर बना देता है लोब की तरह, उसको कहते हैं बार बॉडी। ये जो होते हैं वो ये फेगोसिटिक होते हैं। और फेगोसिटिक जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि क्या होते हैं फेगोसिटिक होते हैं जो इनगल्फ कर जाते हैं बैक्टीरिया या किसी दूसरे सब्सटेंस को इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स भी फेगोसिटिक होते हैं। ये ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स का मोनोसाइट्स, ये सभी बोन मैरो में ही बनते हैं। लेकिन ये लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड में बनते हैं, टॉन्सिल में बनते हैं, स्प्लीन में बनते हैं, थाइमस में बनते हैं, एक पेयर्स पैचेज जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर भी बनते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स का लाइफ स्पेन जो है, ग्रेन्युलोसाइट्स का लाइफ स्पेन ब्लड में सर्कुलेशन के दरमियान 4 से 8 घंटे का होता है। और जब ये ब्लड सर्कुलेशन के बाहर टिश्यूज़ में होते हैं तो 4 से 5 दिन तक और इनका लाइफ एडिशनल होता है। लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट्स कुछ दिन या कुछ महीने या सालों तक ये रह सकता है। इसका लाइफ स्पेन लिम्फोसाइट्स का सालों तक हो सकता है। तो अब बचता है इधर थ्रोम्बोसाइट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का जो तीसरा है। अभी हम ल्यूकोसाइट्स देख लिए, अब है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स एक्चुअली ये सेल का पार्ट होता है, ये कंप्लीट सेल नहीं होता है बल्कि सेल के पार्ट्स होते हैं। इसमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं और न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। होता क्या है कि बेसोफिलिक जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, उसी तरह के ग्रेन्यूल्स इसमें होते हैं और वो सेंटर में कुछ इस तरह से होते हैं कि लगता है कि न्यूक्लियस है, लेकिन वो न्यूक्लियस होता नहीं है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स, इन्हें ही ब्लड प्लेटलेट्स भी हम कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो आरबीसी से तो कम होती है लेकिन डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होती है। मतलब कि 2,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर इनकी संख्या होती है। अगर इनकी संख्या बढ़ जाती है तो इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर इनकी संख्या घट जाती है तो इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इस तरह के टर्म। इनका शेप जो है, शेप जैसा कि मैं बता रहा था, ये फ्रैगमेंट्स होते हैं। तो ये राउंड हो सकते हैं, ओवल डिस्क लाइक बॉडीज़ होती हैं। ये कंप्लीट सेल नहीं होती बल्कि सेल का
फ्रैगमेंट्स होती हैं। इनका डायमीटर 2 से 3 माइक्रोमीटर तक होता है, मतलब कि मच स्मॉलर दैन WBC या RBC से बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, कलरलेस होते हैं, कलरलेस तो होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं और सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स इनमें पाए जाते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट्स में ये बनते हैं। बोन मैरो का एक पार्ट्स होता है मेगा कैरियोसाइट्स, जहाँ पर इनका निर्माण होता है, और इनके बनने की प्रक्रिया को कहते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। ये थ्रोम्बोपोएसिस की प्रक्रिया बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट्स में होती है। इनका लाइफ स्पैन 1 सप्ताह होता है। 1 सप्ताह तक ये जीवित रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जिनको प्लेटलेट फैक्टर्स कहते हैं। प्लेटलेट फैक्टर्स जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये ब्लड क्लॉटिंग के दरमियान ये हेल्प करते हैं, उसी में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से हमने ब्लड प्लाज्मा और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उनको देखा हमने। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए तो काइंडली कमेंट करें। थैंक यू।